आइए बच्चों, नमस्कार। आज हम कल जिस प्रथम अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, कल हम प्रथम अध्याय में भूगोल एक विषय के रूप में का अध्ययन कर रहे थे और इसमें मैं आपको तीन मुख्य बातें समझा रहा था, जिसमें पहला अनुकूलन, दूसरा समायोजन और तीसरा परिवर्तन। बच्चों, ये जो ग्लोब है, पृथ्वी रूपी ग्लोब है, इस ग्लोब में इस भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से दक्षिण में इन ध्रुवों तक जीवन के समस्त रूप बदलते जाते हैं। इन बदलते हुए जीवों के रूपों का मूल कारण मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ किया गया अनुकूलन, समायोजन एवं परिवर्तन ही है। बच्चों, भूगोल के विषय को समझने के लिए हमें भूगोल में प्रकृति यानी पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। अनुकूलन मनुष्य विकट परिस्थितियों में करता है। बच्चों, इस भूमध्य रेखा पर बहुत ही अधिक तापमान के कारण सूर्य की जब सीधी किरणें गिरती हैं तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तो इस अधिक तापमान के कारण मरुस्थलों और बहुत ही लंबी बड़ी वनस्पति का विकास है। इसके कारण यहाँ पर धरातल पर जो संसाधनों की उपस्थिति, उनकी विकास और उनके उपयोग की दर बहुत ही न्यून है। मूल रूप से यहाँ पर मनुष्य के आवश्यकताएं भी अल्प है। इसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, इस मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मनुष्य का सर्वाधिक विकास है। इन मध्य अक्षांशों में मनुष्य का सर्वाधिक विकास है। इसके बाद तीसरे कटिबंध, हम शीत कटिबंध की तरफ चलते हैं, तो इस शीत कटिबंध में मनुष्य का बहुत ही अल्प विकास है। कारण धरातल पर बर्फीला आवरण रहता है, संसाधन जितने भी है वो बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। उन संसाधनों का उपयोग उतना ही दुष्कर कार्य है। साथ ही यहाँ पर मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित है। तो इस ग्लोब को देखने से पता चलता है कि एक तो ध्रुवीय क्षेत्र, एक आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ पर सघन वन या फिर जो मरुस्थल पाए जाते हैं, इनके अलावा जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, सघन वनीय क्षेत्र होते हैं, टापुओं पर रहने वाले लोग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं सीमित होती है, क्योंकि उनका बुद्धिबल और उनकी कार्यक्षमता विकसित नहीं होती है। कार्यक्षमता विकसित नहीं होने के कारण वह संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का जनन नहीं कर पाते हैं। फलतः वे प्रकृति के साथ अनुकूलन की स्थिति में है। अनुकूलन की स्थिति से सीधा सा अर्थ है, जैसी प्रकृति की दशाएं हैं उन दशाओं के अनुकूल ही अपने आप को ढालना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। बच्चों, आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस डार्विन के सिद्धांत में डार्विन महोदय ने यह बताया कि जिराफ जिन क्षेत्रों में पाया जाता था वहाँ पर
वनस्पति बहुत ऊंची थी, तो जिराफ को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए अपनी गर्दन में परिवर्तन करना पड़ा। यह परिवर्तन शीघ्र नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उस लंबी वनस्पति को खाने के प्रयास करने के कारण धीरे धीरे उसमें वह परिवर्तन आया और उसकी गर्दन लंबी हो गई। सांप जो छिपकली के जैसे उसके पैर हुआ करते थे, जैसा डार्विन कहते हैं, धीरे धीरे सांप को चलने में जब दिक्कत आई तो उसके वो पैर थे वो धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में आए और उसके पैर लुप्त हो गए। इस सिद्धांत से, इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रकृति की दशाएं हैं, उन दशाओं के अनुकूल ही जीवन यापन करना, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना ही अनुकूलन की दशा कहलाती है। और ऐसा मनुष्य प्रकृति में विभिन्न प्रकार की इन पर्यावरणीय दशाओं के कारण करता है, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर एक जैसी वातावरणीय दशाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है समायोजन। समायोजन इसका मतलब एडजस्टमेंट, ऑप्टिमम लोकेशन, अनुकूलतम स्थिति। उस अनुकूलतम स्थिति में मनुष्य रहना ज़्यादा पसंद करता है। समझने के लिए, जो एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल में एक समान रूप से मनुष्य का विकास नहीं है। मनुष्य छितरा हुआ तो है, लेकिन कहीं कहीं उसका निवास सघन रूप में है और कहीं उसका निवास विरल रूप में है। तो इस संपूर्ण मरुस्थल में जहाँ कहीं मनुष्य सघन रूप में है, इसका मतलब वहाँ पर इस मरुस्थल में जो दशा है, उस दशाओं में यहाँ पर अनुकूलतम स्थिति है। इसलिए मनुष्य ने इस मरुस्थल में से एक स्थान का चयन किया, जिसको प्राकृतिक छांट या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी जो दशा है, एक जैसी दशा है, जैसे शीत मरुस्थल है, जैसे उष्ण मरुस्थल है, जैसे सघन वनीय क्षेत्र है, या फिर और कोई पर्वतीय दशाएं हैं, जैसी दशाएं हैं उन दशाओं में भी अनुकूलतम स्थिति को छांटना और वहाँ पर निवास करना समायोजन कहलाता है। तो अनुकूलन के बाद में मनुष्य क्या करता है? समायोजन की क्रिया करता है धरातल पर और अपने आप को प्रकृति के साथ समायोजित करता रहता है। ये मध्यम अवस्था है। तीसरी अवस्था परिवर्तन की आती है। छात्रों, ये मनुष्य के विकास के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। मनुष्य जितना विकसित होता जाता है, उतना ही उसका बुद्धि बल भी बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा उसका बुद्धि बल बढ़ेगा, मानव की कार्य क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। कार्य क्षमता में वृद्धि होने के कारण वह विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है और संसाधनों के उपयोग के द्वारा ही मनुष्य निरंतर विकसित भी होता जाता है, क्योंकि संसाधन ही मनुष्य की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। इसलिए मध्य अक्षांशों में रहने वाला मनुष्य सर्वाधिक प्रकृति में परिवर्तन करता है। मध्य अक्षांशों में इस ग्लोब की सर्वाधिक मानव के निवास योग्य अनुकूलतम दशाएं हैं। मनुष्य अनुकूल तापमान,
अनुकूल वर्षा, अनुकूल मृदा, अनुकूल जल की उपलब्धता और सबसे अनुकूल जलवायु की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में निवास करता है। इसलिए इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान होता है, जो मनुष्य के निवास के लिए, उसके शारीरिक संचलन के लिए उपयुक्त नहीं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ही अधिक शीत क्षेत्र है, ठंड ज़्यादा है और मनुष्य के कार्य, विकास, संसाधन, क्रियाएं सभी बाधित हो जाती हैं। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी मानव कम रहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी कम रहता है, क्योंकि जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण की दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं हैं। साथ में मृदा का उपयोग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव के जीवन का मुख्य आधार कृषि है। इसलिए आदिम अवस्था से जब मनुष्य सभ्य अवस्था, वर्तमान अवस्था की तरफ बढ़ा तो इसका आधार कृषि ही रहा है और इस मध्य अक्षांशीय अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ही कृषि का अधिकतम विकास है। दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मूल रूप से जल का अधिक विस्तार है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को अपन जलीय गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। और इस उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय भाग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या प्रकृति में परिवर्तन भी करती है, क्योंकि इस जनसंख्या का बुद्धि बल अधिक है, कार्यक्षमता अधिक है तथा बुद्धि बल और कार्यक्षमता अधिक होने के कारण यह प्राकृतिक दशाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संभव कर पाती है। छात्रों, समझने के लिए पर्वतीय भाग से एक नदी निकलती है और ये नदी बहती हुई और सीधे इस समुद्री भाग में मिल जाती है। तो इस पर्वत से नदी निकलकर समस्त जल को लेकर इस समुद्र में मिल जाती है। समुद्र का जल है वो खारा होता है, वो किसी उपयोग में नहीं आता मानव के विकास में। यहाँ इस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, इस शीत क्षेत्रों के आसपास या बहुत ही सघन पर्वतीय क्षेत्रों और वनस्पति वाले क्षेत्रों में, वन्य क्षेत्रों में नदियाँ निकलकर सीधी अपने मीठे स्वच्छ जल को लेकर महासागर या सागर में मिल जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, विलीन होती हैं। यहाँ पर रहने वाला जो मानव है वो मानव जिसकी आवश्यकताएं सीमित है, जो प्रकृति के साथ अनुकूलन और समायोजन की स्थिति में है, वह इस जल का उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित है, साथ ही उसमें बुद्धिबल और कार्यक्षमता का अभाव है। अतः इन मध्य अक्षांशों में रहने वाला मनुष्य इस जल को रोक कर अपने बुद्धिबल का प्रयोग करके, अपनी कार्यक्षमता का प्रयोग करके, अपने प्रबंधन का प्रयोग करके यहाँ पर बहुत सारे बांध बना देता है, जिससे वही जल इन बांधों में धीरे धीरे रुकता हुआ मनुष्य की कृषि संबंधी आवश्यकताएं, उसके विकास की दूसरी आवश्यकताएं पूर्ण करता हुआ शेष बचा हुआ जल इस महासागर में मिलता है। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन है ये मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है और मध्य अक्षांशों के लोग इस प्रकार के परिवर्तन करने में सक्षम हैं। बच्चों, वर्तमान में विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि मनुष्य कृत्रिम वर्षा भी करवा सकता है। आपने प्राकृतिक वर्षा होते देखी है, लेकिन इन मध्य अक्षांशों का जो मानव है उसने लगातार वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान करके ऐसे नए नए तरीके खोज निकाले हैं जिनसे प्रकृति के नियमों को चुनौती दी जा सकती है। उसमें
एक उदाहरण कृत्रिम वर्षा का भी है। कृत्रिम वर्षा, ये जो कृत्रिम वर्षा है, आपने फिल्मों में किसी गाने के दृश्य में वर्षा होती हुई देखी होगी, वो कृत्रिम वर्षा होती है। लेकिन मनुष्य के विकास के साथ बड़े स्तर पर जो कृत्रिम वर्षा है, उसके लिए मनुष्य का शोध और अनुसंधान जिम्मेदार है। बच्चों, इतना ज़्यादा विकास हो चुका है विज्ञान का, मनुष्य ने इतना परिवर्तन किया है कि वह जहाँ पर नीचे धरातल पर है, जो ये जो फसलें हैं, इन फसलों के ऊपर जो बादल है, इन बादलों से इन फसलों को जो जल मिलना चाहिए, जब यहाँ इन फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई के दूसरे साधन की उपलब्धता है, उपलब्ध नहीं है, तो मनुष्य विशेष प्रकार का रसायन, जिसको सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है, सिल्वर आयोडाइड, ये सिल्वर आयोडाइड रसायन वह इन बादलों के ऊपर छिड़काव करता है, तो कुछ ही देर में यह बादल संगठित होकर, इनमें संघनन की क्रिया होकर और इस क्षेत्र में वर्षा कर देते हैं। यह प्रकृति के नियम को एक प्रकार से चुनौती है, और मनुष्य कई प्रकार से विभिन्न तरीक़ों से प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है, उनमें परिवर्तन करता है, उनमें बदलाव करता है। जैसे जैसे मनुष्य का विज्ञान, उसकी तकनीकी, उसकी बुद्धिबल और कार्य क्षमता विकसित होती जाती है, वैसे वैसे वो प्रकृति में और भी परिवर्तन करने की क्षमता बढ़ाता रहता है। बच्चों, आज पृथ्वी से बाहर हम सैटेलाइट है वो देखते हैं। मनुष्य है प्रतिक्षण किसी न किसी विश्व के कोने से कोई न कोई सैटेलाइट है उसको लॉन्च करता रहता है। ये सैटेलाइट, ये उपग्रह जो प्रकृति के नियम हैं उनको चुनौती देने वाली क्रियाएं ही है, जिससे प्रकृति की जो सीमाएं थी उन सीमाओं से लांघ कर मनुष्य वर्तमान में अंतरिक्ष तक भी पहुंच गया है। ये मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि बल के द्वारा ही संभव हुआ है। तो बच्चों, आपका ये जो भूगोल एक विषय के रूप में जो अध्याय है, इस अध्याय में ये बातें आपको समझनी है। यह बातें बार बार इसमें आएंगी कि मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार से अंतर संबंधित है, किस प्रकार से दोनों में बहुत ही घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, जिससे दोनों में एक संतुलन की स्थिति बनी हुई है। बच्चों, कल हम इससे आगे इस लेसन के पैराग्राफ के अनुसार जो चीज़ें इसमें आपके लिए बताई गई हैं उसका विशद अध्ययन करेंगे।